आइए आइए, गर्मा गर्म कड़क चाय पीजिए। एक बार मेरी चाय का स्वाद चख लीजिए, फिर कभी नहीं भूल पाएंगे। रमेश की स्वादिष्ट मसाला चाय। रमेश अपनी छोटी सी दुकान पर बस से उतरे यात्रियों को आवाज लगाकर बुला रहा था। रमेश की दुकान छोटी थी, लेकिन उसकी चाय के स्वाद में कोई कमी नहीं थी। वो बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। वहीं बस स्टैंड के पास मदन लाल की बड़ी और आकर्षक चाय पकौड़ों की दुकान थी, जिस कारण रमेश की दुकान पर बहुत कम ग्राहक आते थे। ज्यादातर यात्री मदन लाल की दुकान पर जाकर बैठते थे और वहीं बारिश का आनंद लेते थे। कुछ देर बाद दो यात्री चाय और पकौड़े खाकर बिल चुकाने के लिए काउंटर पर पहुंचे। भाई साहब, कितने पैसे हुए? 150 रुपये। 150 रुपये? इतनी महंगी चाय और पकौड़े? ऊपर से चाय में तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं था। इंसान चाय इसलिए पीता है उसका मूड अच्छा हो जाए, लेकिन आपकी चाय पीकर तो हमारा मूड ही खराब हो गया। और पकौड़े भी बिल्कुल बेस्वाद थे। आप यात्रियों से ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं। या तो दाम कम कीजिए या फिर अपने खाने की चीजों का स्वाद बढ़ाइए। देखिए, मुझे सीख देने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छी तरह से पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं। आप 150 रुपये दीजिए। मदन लाल की बातों में बिल्कुल भी मिठास नहीं थी। वो अपने ग्राहकों से कभी प्यार और सम्मान से बात नहीं करता था। उसे इस बात का घमंड था कि उसकी दुकान पर सबसे ज्यादा ग्राहक आते हैं, इसलिए वो अपनी मन मर्जी से दाम वसूलता था। दोनों यात्री नाराज होकर वहां से चले गए। तभी उन्हें पास ही रमेश की छोटी सी दुकान से आती चाय की भीनी भीनी खुशबू महसूस हुई। वो दोनों रमेश की दुकान की ओर बढ़ गए। भाई साहब, आपकी चाय की खुशबू तो बहुत दूर तक आ रही है। हमें भी एक एक कप चाय चाहिए। क्यों नहीं भाई, बस 2 मिनट का समय दीजिए। रमेश ने बड़े प्यार और सम्मान के साथ चाय बनानी शुरू की। कुछ ही देर में उसने दोनों यात्रियों के सामने गर्मा गर्म चाय के कप रख दिए। लीजिए भाई, आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। दोनों यात्रियों ने जैसे ही चाय का पहला घूंट लिया, उनके चेहरे खिल उठे। वाह, क्या शानदार चाय है। ऐसा स्वाद तो हमने बहुत दिनों बाद चखा है। सच कहा आपने, चाय में स्वाद भी है और आपके व्यवहार में मिठास भी। रमेश के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती थी। जब भी कोई ग्राहक उसकी चाय की तारीफ करता, उसका मन खुशी से भर जाता। लेकिन इस बार बारिश का मौसम उसके लिए परेशानी लेकर आया था। उसे उम्मीद थी कि बारिश में उसकी चाय खूब बिकेगी, पर ग्राहक दिन पर दिन कम होते जा रहे थे। रमेश उदास होकर बोला, मुझे लगा तो बारिश में मेरी चाय की बिक्री बढ़ेगी, लेकिन मेरी छोटी दुकान देखकर कोई ग्राहक मेरी दुकान पर ही नहीं आ रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे दुकान बंद करनी पड़ जाएगी। रमेश चिंतित जरूर था, लेकिन जब भी कोई ग्राहक उसकी दुकान पर आता, वो मुस्कुराकर उसका स्वागत करता। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी। वो बारिश में पूरी तरह भीग चुका था। भाई साहब, बारिश बहुत तेज है। मुझे कुछ देर आपकी दुकान में बैठने दीजिए। बारिश रुकते ही मैं चला जाऊंगा। नहीं नहीं, तुम्हारे कपड़े गीले हैं, मेरी दुकान गंदी हो जाएगी। मुझे ठंड लग रही है, बस थोड़ी देर बैठने दीजिए। अगर कुछ खरीदना नहीं है तो यहाँ मत खड़े रहो। मेरी दुकान मुफ्त में बैठने के लिए नहीं है। वो आदमी बार बार विनती करता रहा, लेकिन मदन लाल का दिल नहीं पिघला। यह देखकर रमेश को बहुत दुख हुआ। कैसा समय आ गया है, इंसान इंसान की मदद करने से कतराता है। फिर उसने उस आदमी को आवाज लगाई, भैया आप यहाँ आ जाइए। बारिश रुकने तक आराम से मेरी दुकान पर बैठिए। रमेश बारिश में भीगे हुए उस आदमी को अपने पास बुलाता है। उसकी दुकान छोटी थी, लेकिन फिर भी उस बेसहारा आदमी को बैठने के लिए जगह देता है। अरे भैया, जब घर से बाहर निकले थे तो छतरी लेकर निकलते। मॉनसून शुरू हो चुका है,
कब बारिश शुरू हो जाए कुछ पता नहीं चलता। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरे पास तो रहने के लिए छत भी नहीं है। काफ़ी समय से बेरोजगार घूम रहा हूँ। आज काम की तलाश में निकला था, पर काम तो मिला नहीं। ऊपर से बीच रास्ते में बारिश में फंस गया। आपको तो बहुत ठंड लग रही है। मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाता हूँ, सारी ठंड छूमंतर हो जाएगी। मैंने अभी बताया कि मैं बेरोजगार हूँ, काम की तलाश में भटक रहा हूँ। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। अरे, पैसों की चिंता छोड़िए, इंसानियत भी कोई चीज होती है। यह लीजिए, चाय पीजिए। वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम विक्रम है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप जैसे ईमानदार और नेक दिल लोग आजकल बहुत कम मिलते हैं। पहले मैं शहर के एक छोटे होटल में काम करता था। लोग मेरे हाथ के पकोड़े बहुत पसंद करते थे, लेकिन होटल बंद हो गया और उसके बाद काम की तलाश में। रमेश और विक्रम काफी देर तक बातें करते रहे। विक्रम बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा था, लेकिन बारिश मानो आज थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे शाम ढल गई और रमेश की दुकान बंद करने का समय हो गया। विक्रम भाई, अब मेरे घर जाने का समय हो गया है। ठीक है, तुम दुकान बंद कर दो। मुझे तो नहीं लगता कि बारिश अभी रुकने वाली है। शायद मुझे इसी बारिश में भीगते हुए जाना पड़ेगा। अरे विक्रम भाई, मैंने आपको भाई सिर्फ कहने के लिए नहीं कहा, दिल से माना भी है। आज रात आप मेरे घर पे ही रुक सकते हैं। रमेश की ये बातें सुनकर विक्रम का दिल भर आया। वो रमेश की सादगी, इंसानियत और नेक दिली से बहुत प्रभावित हुआ। इसके बाद रमेश ने अपनी दुकान बंद की और विक्रम को अपने साथ घर ले गया। घर पहुंचकर दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। खाना खाते समय विक्रम कुछ सोचते हुए रमेश से बोला, रमेश भैया, मुझे एक बात समझ नहीं आई। कौन सी बात समझ नहीं आई विक्रम भाई? आप अपनी दुकान पर सिर्फ चाय बेचते हैं। आपको चाय के साथ गर्मा गर्म चटपटे पकोड़े भी बेचने चाहिए। आपकी चाय इतनी स्वादिष्ट है कि उसके साथ पकोड़े भी मिले तो आपकी आमदनी कई गुना बढ़ सकती है। विक्रम भाई, आपकी बात तो सही है, लेकिन मेरे घर के हालात भी तो आप जानते हैं। पकोड़े बनाने के लिए बेसन, मसाले, आलू, प्याज और दूसरे सामान की जरूरत पड़ेगी। यह सब लाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? एक बार हिम्मत करके देखिए, सब इंतजाम हो जाएगा। बारिश का मौसम है। मैंने देखा है कि लोग मदन लाल के पकोड़े बड़े चाव से खाते हैं, जबकि उनकी खुशबू से ही पता चल जाता है कि स्वाद खास नहीं होगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। मुखिया जी से कुछ पैसे उधार ले लूंगा, लेकिन इसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अरे, यह भी कोई पूछने की बात है? एक बेरोजगार आदमी को इससे बड़ी खुशी और क्या मिलेगी? विक्रम की बात सुनकर रमेश हल्के से मुस्कुरा दिया। अगली सुबह विक्रम के लिए नई उम्मीद लेकर आई। दुकान खोलने से पहले रमेश गांव के मुखिया के घर पहुंचा। अरे रमेश, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? मुखिया जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अगर आप थोड़े पैसे उधार दे दें तो आपका बहुत उपकार होगा। क्यों नहीं, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं ज्यादा समय के लिए उधार नहीं देता। मुखिया जी, मुझे सिर्फ 1 महीने का समय दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने के लिए उधार दे देता हूँ। मुखिया ने रमेश को पैसे दे दिए। पैसे लेकर रमेश आलू, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च और जरूरी सामान खरीदने लगे। सामान खरीदते समय सब्जी वाले ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है रमेश भैया, आज तो बहुत सारा सामान खरीद रहे हो। कोई बड़ी दावत का इंतजाम है क्या? नहीं भाई, मैंने नया काम शुरू किया है। अब चाय के साथ पकोड़े भी बेचूंगा। कभी समय मिले तो खाने जरूर आना। रमेश सारा सामान लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने देखा कि विक्रम बड़े मन से पकोड़ों के लिए मसाले तैयार कर रहा है। अरे भाई, यह तुम क्या कर रहे हो? मैंने बताया तो था कि बनिया हरि प्रकाश के पास सभी तरह के मसाले मिलते हैं। मदन लाल भी वहीं से मसाले खरीदता है। दुकान के मसालों और हाथ से बने मसालों में जमीन आसमान का फर्क होता है। हाँ भाई, यह बात तो बिल्कुल सही कही। मेरी चाय में भी स्वाद इसीलिए ज्यादा आता है
क्योंकि मैं उसमें अपने हाथ का बनाया मसाला डालता हूँ। कुछ देर तक विक्रम अपने हाथों से खास मसाला तैयार करता रहा। जब सारी सामग्री तैयार हो गई तो वो और रमेश सामान लेकर दुकान पर पहुंच गए। रमेश ने दुकान पर एक और अंगीठी रखी, उसके ऊपर कढ़ाई चढ़ाई और उसमें शुद्ध सरसों का तेल डाल दिया। उधर विक्रम ने आलू, प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया काटा। फिर पकोड़ों को और स्वादिष्ट बनाने के लिए अपना सीक्रेट मसाला भी मिला दिया। दूर खड़ा मदन लाल ये सब देख रहा था। अरे यह क्या हो रहा है? रमेश चाय वाला कब से चाय पकोड़े वाला बन गया? इसकी इतनी हिम्मत कैसे मेरे दुकान के बराबर में पकोड़े बेचे? ये देखकर मदन लाल गुस्से से तिलमिला उठा। वो अपनी दुकान से निकलकर रमेश की छोटी सी दुकान के पास पहुंचा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरे बराबर में चाय पकोड़ों की दुकान कैसे चला सकते हो? क्यों मदन भैया, मैं चाय के साथ पकोड़े क्यों नहीं बेच सकता? क्योंकि पकोड़े मैं बेचता हूँ। अगर तुम भी पकोड़े बेचने लगे तो मेरे ग्राहक कम हो जाएंगे और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम सिर्फ चाय बेचो जैसे पहले बेचते थे। यह तो आप रमेश भाई को धमका रहे हैं। बारिश के मौसम में अगर वह चाय के साथ चटपटे पकोड़े बेच रहे हैं तो आपका क्या नुकसान है? और वैसे भी अगर ग्राहकों को आपके पकोड़े इतने पसंद हैं तो वे रमेश भाई के पास क्यों आएंगे? वह तो आपकी दुकान पर ही जाएंगे। हाँ मदन भैया, मैं किसी के ग्राहक तोड़ने के लिए अपनी दुकान नहीं बढ़ा रहा हूँ। मेरे दोस्त के पास कोई रोजगार नहीं है, उसे काम मिल जाएगा। ठीक है, तुम अपनी चाय पकोड़े की दुकान चलाओ। मैं भी देखता हूँ लोगों को तुम्हारा स्वाद कितना पसंद आता है। ये कहकर मदन लाल गुस्से में वहाँ से चला गया। रमेश और विक्रम ने उसकी बातों को ज्यादा महत्व नहीं दिया और अपने काम में लग गए। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और मौसम बहुत सुहाना था। तभी बस स्टैंड पर आकर रुकी। यात्री कुछ देर आराम करने के लिए नीचे उतरे। कुछ ग्राहक मदन लाल की ओर चले गए, जबकि कुछ लोग ताजे पकोड़ों की खुशबू से आकर्षित होकर रमेश की दुकान के सामने रुक गए। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, चलो वहीं चलते हैं। रमेश की कड़क चाय और विक्रम के बनाए चटपटे पकोड़ों की खुशबू दूर दूर तक फैल गई थी। खुशबू से आकर्षित होकर लोग रमेश की छोटी सी दुकान की ओर आने लगे। धीरे धीरे दुकान ग्राहकों से भर गई। रमेश लगातार चाय बना रहा था और विक्रम गरम गरम पकोड़े तल रहा था। दोनों मुस्कुराकर ग्राहकों को चाय और चटपटे पकोड़े परोस रहे थे। मैंने तुम्हारी चाय पहले भी पी है, बहुत स्वादिष्ट होती है, लेकिन इन चटपटे पकोड़े ने तो स्वाद में चार चांद लगा दिए। ऊपर से सुहाना मौसम, मजा आ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी मौका मिले तो दोबारा जरूर आइएगा। इतनी स्वादिष्ट चाय और पकोड़े खाने के बाद तो दोबारा आना ही पड़ेगा। रमेश की चाय और विक्रम के पकोड़े खाकर सभी ग्राहक बेहद खुश थे। हर कोई उनकी तारीफ कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ मदन लाल की दुकान पर, अरे इससे ज्यादा स्वादिष्ट पकोड़े तो मैं घर पर बना देती। इतने पैसे देने की यहाँ क्या ही जरूरत थी। इतने पैसों में क्या 5 स्टार होटल जैसा स्वाद चाहिए? इस तरह दुकान नहीं चलती। ग्राहकों से बात करने की भी तमीज होनी चाहिए। अगर आपका यही व्यवहार रहा तो एक दिन आपकी दुकान बंद हो जाएगी। मुझे तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं है। खाना है तो खाओ, वरना मत खाओ। मदन लाल का रूखा व्यवहार देखकर कई ग्राहक दुकान के बाहर ही रुक गए। अब रमेश की दुकान पर स्वादिष्ट चाय के साथ चटपटे पकोड़े भी मिलने लगे थे, इसलिए ग्राहक मदन लाल की दुकान छोड़कर रमेश की दुकान की ओर आने लगे। हल्की हल्की बारिश अब तेज बारिश में बदल चुकी थी। रमेश की छोटी सी दुकान ग्राहकों से भरी हुई थी और बैठने की जगह कम पड़ रही थी। माफ कीजिए, दुकान में अब बिल्कुल जगह नहीं बची है। अरे इस मौसम में आपके चटपटे पकोड़ों की खुशबू ने तो मेरा मन ललचा दिया है। अगर बैठने की जगह नहीं है तो मेरे लिए पकोड़े पैक कर दीजिए। तेज बारिश और जगह की कमी के कारण कई ग्राहक बिना कुछ खरीदे लौट गए। शाम को घर पहुंचकर रमेश और विक्रम दिन भर की सफलता के बारे में बात करने लगे। विक्रम भाई,
आपका सुझाव तो कमाल का निकला। लोग हमारे पकोड़े बहुत पसंद कर रहे हैं। बात तो सही है, लेकिन आपने देखा होगा कि कितने ग्राहक जगह न होने की वजह से वापस चले गए। अगर हमारी दुकान थोड़ी बड़ी होती तो कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। यह तो सही है, लेकिन बस स्टैंड के आसपास हमें कोई बड़ी दुकान नहीं मिलेगी। मुझे एक उपाय सूझ गया है। दुकान के सामने जो खाली जगह पड़ी है वहां हम एक मजबूत छप्पर लगा देते हैं। उसके नीचे हम चाय और पकोड़े बनाएंगे और दुकान के अंदर पूरी जगह ग्राहकों के बैठने के लिए छोड़ देंगे। अरे वाह, यह तो बहुत बढ़िया विचार है। अगले ही दिन दोनों ने मिलकर दुकान के सामने खाली जगह पर टीन का एक मजबूत छप्पर लगा दिया, ताकि बारिश से अंगीठियां सुरक्षित रहें और दुकान के अंदर ग्राहकों को बैठने के लिए अधिक जगह भी मिल सके। अंदर ग्राहकों को बैठने के लिए कुछ बेंच भी लगवाए। उधर मदन लाल रमेश की बढ़ती तरक्की देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। जिस तरह से उसकी दुकान पर ग्राहक जा रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि एक दिन मेरी दुकान पर कोई नहीं आएगा। आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि ग्राहक उसके पास जाना ही बंद कर दें। मदन लाल का ध्यान अपनी दुकान सुधारने पर नहीं था। वो हर समय यही सोचता रहता था कि रमेश क्या कर रहा है, उसकी दुकान पर कितने ग्राहक आ रहे हैं और उसकी कितनी कमाई हो रही है। ये सब देखकर उसकी जलन दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन मदन लाल बाजार में सब्जियां खरीद रहा था, तभी उसकी नजर विक्रम पर पड़ जाती है, जो बाजार में सब्जियां खरीद रहा था। आज इसके साथ रमेश नहीं है, यही सही मौका है विक्रम से बात करने का। इसे ज्यादा पैसे देकर अपने पास बुला लूंगा और फिर मेरे लिए पकोड़े बनाएगा और मेरी दुकान पर ज्यादा ग्राहक आएंगे और रमेश का धंधा चौपट हो जाएगा। विक्रम की वजह से ही उसकी दुकान चल रही है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। मदन लाल यही सोचकर विक्रम के पास जाता है। अरे विक्रम, रमेश के पास रहकर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। अरे देखो, अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। मदन लाल जी, रमेश भाई ने मेरा हाथ उस समय थामा था जब मैं बेरोजगार था, एक समय के खाने के लिए तरसता था। रहने के लिए मेरे पास कोई छत नहीं थी। बुरे वक्त में उन्होंने मेरा साथ दिया और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे अच्छे इंसान का बीच रास्ते में हाथ छोड़ दूं? ईमानदारी से कुछ नहीं होता। देखो, अगर तुम मेरी दुकान पर आओगे और मेरे लिए पकोड़े बनाओगे तो मैं उसकी बहुत अच्छी रकम दूंगा, जिससे तुम्हारी जिंदगी आसान हो सकती है। अगर आप अपनी दुकान भी मेरे नाम करोगे तब भी मैं रमेश भाई के साथ बेईमानी नहीं करूंगा। मैं हमेशा उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। चंद रुपयों के लिए रमेश भाई का भरोसा नहीं तोड़ूंगा। मदन लाल को लगा जैसे वो विक्रम को अपनी साइड कर लेगा, लेकिन विक्रम ईमानदार इंसान था, पैसों का लालच नहीं किया और वहाँ से मुस्कुराकर चला जाता है। अब तक रमेश की चाय और विक्रम के चटपटे पकोड़ों की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। बस से उतरे यात्री सीधे रमेश की दुकान की ओर बढ़ गए। सच कहूँ तो इतने स्वादिष्ट पकोड़े मैंने आज तक नहीं खाए। मदन लाल तो एक कप चाय और एक प्लेट पकोड़ों के इससे कहीं ज्यादा पैसे लेता है। हमारा मकसद सिर्फ कमाई करना नहीं है, हम चाहते हैं कि ग्राहक खुश होकर जाए और हमारा काम ईमानदारी से चलता रहे। रमेश की बात सुनकर ग्राहक बहुत खुश हुआ। इस तरह बारिश के मौसम में रमेश और विक्रम की चाय पकोड़ों की दुकान खूब चलने लगी। 1 महीने के अंदर ही रमेश ने मुखिया का सारा उधार चुका दिया। एक दिन रमेश खुशी खुशी विक्रम से बोला, विक्रम भाई, यह सब आपकी सलाह और भरोसे की वजह से ही संभव हो पाया है। देखिए, हमारी दुकान की चर्चा चारों तरफ हो रही है और लोग दूर दूर से चाय पकोड़े खाने आते हैं। नहीं भाई, यह तो हम दोनों की मेहनत है। बिल्कुल, हम हमेशा मेहनत और ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे और लोगों को प्यार से चाय पकोड़े परोसते रहेंगे। समय के साथ रमेश और विक्रम का व्यापार लगातार बढ़ता गया। दोनों की नीयत साफ थी और वो हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलते थे। लेकिन मदन लाल को उनकी सफलता बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। एक दिन उसने अपने नौकर राजू को बुलाकर कहा, राजू, पता लगाओ कि रमेश और विक्रम की दुकान इतनी ज्यादा क्यों चल रही है। उनके पकोड़े आखिर इतने मशहूर कैसे हो गए।
मदन लाल ने अपनी दुकान पर काम करने वाले राजू को रमेश और विक्रम के पीछे लगा दिया था, ताकि वो पता लगा सके कि उनकी चाय और चटपटे पकौड़ों में ऐसा क्या खास है जो लोगों को इतना पसंद आ रहा है। कुछ दिनों बाद राजू ने आकर सारी जानकारी मदन लाल को दे दी। मालिक, चाय और पकौड़ों का राज खास मसाला है। खास मसाला? वह तो मेरे पास ही होना चाहिए। मदन लाल को लगा कि ग्राहकों की भीड़ का राज सिर्फ वही मसाला है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि लोगों को स्वाद के साथ साथ अच्छा व्यवहार भी पसंद आता है। एक रात जब रमेश और विक्रम गहरी नींद में सो रहे थे, तब मदन लाल चुपके से उनके घर में घुस गया। वहाँ एक डिब्बे में चटपटे पकौड़ों का मसाला और दूसरे में चाय का मसाला रखा था। जैसे ही वो दोनों डिब्बे उठाकर बाहर जाने लगा, उसका पैर फिसल गया और वहीं जोर से गिर पड़ा। आवाज सुनकर रमेश और विक्रम की आंखें खुल गई। मदन भैया, आधी रात को आप हमारे घर में, और ये मसालों के डिब्बे आपके हाथ में क्यों हैं? तो तुम हमारे मसाले चुराने आए थे? तुम्हें तो मुखिया जी के पास ले जाना चाहिए। गांव वालों को भी तुम्हारी सच्चाई पता लगनी चाहिए। नहीं नहीं, मुझे मुखिया जी के पास मत ले जाओ। गांव वालों को मत बताना, मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। मदन भैया, क्या आपको लगता है कि सिर्फ इन मसालों की वजह से ग्राहक हमारे पास आते हैं? हाँ, मुझे यही लगता था। बात सिर्फ मसालों की नहीं है। हम शुद्ध सामान इस्तेमाल करते हैं और ग्राहकों से प्यार और सम्मान से बात करते हैं, लेकिन आप ज्यादा कमाई के लालच में तेल देर से बदलते हैं, अच्छे मसाले भी नहीं खरीदते और ग्राहकों से ठीक व्यवहार भी नहीं करते। मदन लाल को अपनी गलती का एहसास हो गया। तुम दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो। लालच में आकर मैंने गलत रास्ता चुन लिया। अब मुझे समझ आ गया है, गलती मेरी ही थी। मुझे माफ कर दो। आज से मैं ईमानदारी और मेहनत से अपनी दुकान चलाऊंगा। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो यही सबसे बड़ी बात है। हमेशा सच और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। किस्मत में जो लिखा होता है वह मेहनत से जरूर मिलता है। रमेश और विक्रम ने